तथ्य है कि एक चिट्ठी हम लोगों को दी गई थी, वो बाई हैंड किसी को नहीं दी, सिर्फ सबके साइन लेके इस पर और सबको वीआई सिम दे दिए गए थे। मेरा जो व्यक्तिगत सिम था वो एयरटेल का, क्योंकि मेरे पास विभागीय सिम नहीं है, तो उन्होंने मेरा व्यक्तिगत सिम वीआई में पोर्ट करवा दिया था। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। हमने किसी को कोई, बल्कि आंगनवाड़ियों के पास सिम ही नहीं है, विभाग ने उनको सिम दिए हैं और विभाग उनको रिचार्ज का पैसा भी देता है। लेकिन महिलाओं के फेवर में नहीं, उनके खिलाफ भी अगर तुम गैर कानूनी काम करोगे तो जेल जाओगे, सोच लेना। बिल्कुल सर, तैयार हो, जेल जाने के लिए तैयार हो। क्या हरकतें सर? हरकतें कर रही हो। लेटर, उनका आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट सीडीपीओ के लेटर हेड पर हमारे पास आए हुए हैं कि आप इतने नंबर जो है उनको ये इसमें कराने हैं वोडाफोन में, तब जाकर के वो हुए हैं। ऐसे नहीं हो गए कि किसी ने बोला और हो गए। हाँ, ठीक है, आप जमा करा लिया और बिल जो है आपके नाम पे आ रहे हैं। तो मैडम साफ मुकर गई, कह रहे मुझसे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आप सीडीपीओ सर से बात कीजिए। फिर मैं सीडीपीओ सर के ऑफिस गई तो सीडीपीओ सर से मैंने शिकायत की कि सर ऐसे ऐसे आपके आदेश पे हमें सिम दिलवाए गए थे। हमने किसी को कोई, बल्कि आंगनवाड़ियों के पास सिम ही नहीं है, विभाग ने उनको सिम दिए हैं और विभाग उनको रिचार्ज का पैसा भी देता है। लेकिन आंगनवाड़ियों का कहना है कि पहले जो पोस्टपेड सिम हुए थे उसका जो बिल आया है वो 830 रुपये का आया है, वो जो उन्होंने अपनी जेब से भरे हैं, विभाग ने कोई पैसा नहीं भरा। नहीं, विभाग हर साल उनको पैसा देता है। कोई भी ऐसी हमारे पास शिकायत नहीं है किसी कार्यकर्ता को पैसा नहीं मिला है हमारे पास पूरे, क्योंकि उनके व्यक्तिगत खातों में जाता है तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कार्यालय में उपलब्ध है। क्या ऐसे कारण बन रहे थे विभाग के कि उनको पोर्ट, जो उनके निजी सिम थे वो पोर्ट करवाने का? जब निजी, हमने विभाग ने जब अपने सिम दिए तो उनको निजी सिम से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का तो कहना है कि हमारे जो पहले सिम चल रहे थे, जैसे कि एक कार्यकर्ती ने बताया कि मेरा एयरटेल का सिम था, उसको वीआई में बदलवा दिया गया। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, हमारे पे इस तरह की कोई शिकायत भी नहीं आई है। अच्छा, चलिए विभाग की तरफ से सिम मिले हैं, पोस्टपेड सिम आए हैं, पोस्टपेड बिल भी आए हैं, लेकिन फिर अब पोस्टपेड बिल को प्रीपेड में कराने के लिए लेटर विभाग ने पहले पोस्टपेड सिम ही दिए थे, बाद में उनको प्रीपेड करा दिया था क्योंकि कुछ जगह नेटवर्क की समस्या थी। लेकिन अभी प्रीपेड में नेटवर्क आएंगे? फीडबैक जो जिस क्षेत्र का जो नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग वो अपने उसमें करा सकते हैं। और तो पहले विभाग बिल खुद पे करता था। नेटवर्क इशू बताया ना। हाँ, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। पोस्टपेड में नहीं आ रहे थे, प्रीपेड में आ जाएंगे। नहीं, आप बात को समझें। पहली चीज़ ये थी कि जैसे इनसे नेटवर्क के आधार पे ही पहले वो ली गई थी चॉइस कि किसके यहाँ कौन से किस एरिया में कौन से नेटवर्क हैं, उस वजह से उसी आधार पे उनको जो है पोस्ट पेशन विभाग की ओर से मिले गए थे। एक आरोप और भी है कि जब कार्यकर्ती आपसे बात करने आई हैं आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, तो उसको बड़ी बदतमीजी की गई आपकी। मैं कह रहा हूँ आप हमारे पास कुछ तरह की शिकायतें कोई लिखित अगर आई हो या कोई कार्यकर्ती अगर हमारे पास आई हो पहले या बाद में इस तरह का, हमारे पास तो संज्ञान में नहीं है मामला इस तरीके का कोई। नहीं, आपके द्वारा रिकॉर्डिंग में उनको जेल भिजवाने की धमकी दी गई। कौन सी रिकॉर्डिंग में? ऐसा आरोप लगा रही है, ऐसा आरोप लगा रही है। नहीं तो कोई आरोप कुछ भी लगा सकता है, आरोप है तो उसका साक्ष्य दिखाएं ना। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप होइवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मुलाकात करवाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हमेशा विवादों में फंसी रहती है। कहीं पे राशन सप्लाई करने के विवाद में, तो कहीं पे किसी और विवाद पे। आज हम केंद्र 3 में पहुँचे हैं जो कि IIT में है। यहाँ पे हम आके देख रहे हैं ना तो यहाँ पे सहायिका है और ना ही यहाँ पे बच्चे हैं, बस आंगनवाड़ी कार्यकर्ती प्रवीण जी हैं। तो प्रवीण जी से जानते हैं कि क्या रीज़न है कि यहाँ पे ना तो बच्चे हैं ना ही सहायिका है। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्ते सर। सहायिका तो इसलिए नहीं है कि जब से मेरी नियुक्ति हुई है तब से मेरे केंद्र पर सहायिका की नियुक्ति हुई ही नहीं है। मैं अकेले ही 12 वर्ष से काम कर रही हूँ। और रही बात सर 3 से 6 वर्ष के बच्चों की, सर ये शहरी क्षेत्र है, IIT परिसर है, यहाँ पे 2.5 साल के बच्चे प्ले ग्रुप में एडमिशन ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे 3 से 6 वर्ष के बच्चे पंजीकृत नहीं होते हैं और विभाग को मेरे द्वारा इसकी सूचना दी गई है। और मेरे नहीं सर, रुड़की शहर के ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों पे 3 से 6 वर्ष के बच्चे पंजीकृत सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि जो सरकार के नियम के हिसाब से 2.5 वर्ष का बच्चा प्ले ग्रुप में जा रहा है, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे नहीं आते। प्रवीण जी, अगर जो माने अभी एक मामला और भी चल रहा है आंगनवाड़ी में सिम को लेकर, क्या ये पूरा मामला है प्रवीण जी?
देखिए इसमें हुआ क्या था, अक्टूबर 2023 में हमारे विभाग के जो अधिकारियों ने हमें आदेश दिया था कि आपको वीआई के सिम लेने हैं। हमने कहा सर हमारा विभाग का काम, पहले जो सिम है उन पे सही चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि विभाग का आदेश है इसलिए आपको सिम लेने पड़ेंगे। और किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर ने वीआई ऑफिस जाके सिम नहीं लिए। हमारे विभाग के अधिकारी द्वारा वीआई एजेंट को आंगनवाड़ी केंद्र पर भेजा गया था और वहाँ सबको सामूहिक रूप से ये वीआई के सिम वितरण किए गए थे। ये देखिए उसके कुछ समय बाद ही हमें ये कहा गया था कि इन फ़ोन के रिचार्ज का भुगतान आपको नहीं करना है, विभाग इनका रिचार्ज करेगा। तो जब विभाग रिचार्ज करेगा इसलिए हमने सिम ले लिए। लेकिन 2 या 3 महीने बाद ही हमें एक लेटर देकर, ये देखिए इस तरह का एक लेटर देकर हमें ये कहा गया कि आपको 830 रुपये जमा करने हैं। इसमें मेरा नाम, हमारी सुपरवाइज़र योगेश मैडम का नाम और हमने कितना ये फ़ोन इस्तेमाल किया उसमें पूरा वो लिखा हुआ है इसमें। तो उन्होंने कहा कि आपको 830 रुपये जमा करने हैं। तो हमने कहा मैडम आपने तो कहा था विभाग जमा करेगा। मैम ने कहा नहीं, ये विभाग का आदेश है, आपको 830 रुपये जमा करने हैं। सभी आंगनवाड़ी वर्कर ने 830 रुपये जमा करा दिए, पर मैंने जमा नहीं कराए थे। मेरे 830 रुपये मेरी क्षेत्रीय सुपरवाइजर ने अपने पास से जमा किए थे। क्या कारण था कि आपने नहीं कराया? जब सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने 830 रुपये जमा करवा दिए तो आपने क्यों नहीं? क्योंकि सर मैं इस बात पे अड़ी हुई थी, जब ये विभाग के सिम हमें दिए गए थे हमें कहा गया था कि इसका भुगतान विभाग करेगा। तो जब इसका भुगतान विभाग करेगा तो मैं अपनी जेब से इसका भुगतान क्यों करूं? इसलिए मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया था। विभाग ने कुछ लिख के दिया था आपको कि सिम पोर्ट करने हैं या विभाग की तरफ से ये सिम हो रहे हैं? ये तो आप निजी भी तो पोर्ट करा सकते हैं ना? नहीं सर, हम अपना निजी इसलिए नहीं कराया क्योंकि विभाग वालों ने कहा था कि ये विभागीय आदेश है और जो आदेश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से हमें कहा गया था, इस वजह से हमें ये सिम लेने पड़े। और ये भी कहा गया था कि विभाग भुगतान करेगा, तो इसलिए सर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमने सिम ये ले लिए। और सर उसके बाद जब ये 830 रुपये सभी आंगनवाड़ी वर्कर से जमा कराए गए, इन लोगों ने ये वहाँ बिल जमा किए, लेकिन वो बिल किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर के नाम पर नहीं आए। ये बिल पर सीडीपीओ और डीपीओ मैडम का नाम है, उनके नाम से बिल आए हुए। तो आपके सिम हुए थे, फिर सीडीपीओ और डीपीओ का क्या मतलब? सर यही कारण हम समझ नहीं पाए कि सिम हमें दिए गए और उसमें बिल हमारे द्वारा जमा कराया गया और बिल का भुगतान पे जो बिल हमें मिला उसमें नाम सीडीपीओ और डीपीओ का है, हमारे नाम पे वो बिल नहीं है। तो इस वजह से फिर मुझे जब ये बात जब खली तो मैंने हमारी सुपरवाइज़र से बात की, उन्हें मैंने बताया, मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे पैसा आपने हमसे, लेकिन अब भुगतान हमें करने को कहा जा रहा है और सर भुगतान करने के बाद भी बिल हमारे नाम पे नहीं आ रहा है। तब सीडीपीओ सर भी साफ मुकर गए। सीडीपीओ सर ने कहा हमने कोई लिखित में आदेश नहीं दिया। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा बिना विभाग के आदेश के तो सिम ले नहीं सकते। एक और शब्द कहा सीडीपीओ सर ने कि आपने अपनी इच्छा से पोर्ट कराए होंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर से कि एक आंगनवाड़ी अपनी मर्जी से सिम पोर्ट करा सकती है, पूरी परियोजना की आंगनवाड़ी वर्कर सारी एक साथ सिम पोर्ट नहीं करा सकती है। परियोजना में कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं? सर 5 सेक्टर हैं, एक सेक्टर में 30 है, उसके हिसाब से लगा लीजिए आप 150 के आसपास के आंगनवाड़ी वर्कर हैं। सभी लोगों के पोर्ट हुए हैं और सभी को सिम मिले हैं वीआई के। आवाज़ केवल आप ही उठा रही हैं? मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि सर पहले इन्होंने बोला कुछ और बाद में अपनी बात से मुकर गए। इन लोगों ने अब खुद ये घोटाला करके आंगनवाड़ियों को फंसा दिया कि हमने कोई लिखित आदेश नहीं दिया था। तो मुझे बात गलत लगी, इसलिए मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि मैं गलत नहीं हूँ, गलत विभाग है तो विभाग को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो जब विभाग ने कह दिया कि लिखित आदेश कोई नहीं है, तो फिर आप किस ब्याज पे चैलेंज कर रहे हो विभाग को? देखिए वो मैं इसलिए चैलेंज कर पा रही हूँ क्योंकि जब विभाग ने मना कर दिया कि हमने आपको कोई लिखित आदेश नहीं दिया है, तो मैं उसके लिए वीआई ऑफिस गई, जहाँ ये इन्होंने एजेंसी बताई। मैं जब वीआई ऑफिस गई, मैंने उनसे कहा सर मेरा ऐसे सिम आपके द्वारा पोर्ट किया गया है, इसे वापस एयरटेल में कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मैडम हम आपको नहीं जानते हैं, आप कौन हो, और ना हमने आपके कहने से सिम पोर्ट किया है। तो मैंने कहा आपने किसके कहने से किया है? तो उन्होंने कहा आपके विभाग के सीडीपीओ के आदेश पर। मुझे इस बात का जब मुझे सर ने बोला कि हमारे द्वारा पोर्ट नहीं हुए हैं, तो मैं वीआई ऑफिस कंपनी में गई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे पहचानने से मना कर दिया, कहा मैडम हम आपको नहीं जानते हैं और ये सिम आपके कहने से नहीं, सीडीपीओ सर के कहने से पोर्ट किए गए हैं। उनसे मेरी फेस टू फेस भी बात हुई है और उनसे फ़ोन पे भी बात हुई है। ये देखिए उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम आपको नहीं जानते हैं। समझिए बात को, ये कोई भी तो ये परवीन जी की जो वीआई कंपनी से बात हो रही है, उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं जानते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग भी हम जो डायरेक्टर हैं उनका हमारे पास, इवन आपको भी ये चीज़ पता होगी। आप मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुन लो, मुझे आपकी बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है।
आपको भी पता हो कि एक सिम जब आप निकलवाने जाते हो तो आपका आधार कार्ड और जो फोटो खींची जाती है, आधार कार्ड लिया जाता है, थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, ठीक है। तो वो तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप अपने नाम पर लेने जाते हो, लेकिन अगर आप कंपनी के नाम पर कोई कनेक्शन लेते हो तो उसमें कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब वहीं पर आप जो है उसको बदलना चाह रहे हो अपने नाम पर, तो हमको आपसे नहीं मतलब है, हम आपकी कंपनी को जानते हैं। हमको नहीं मतलब है कि वो नंबर पहले कौन चला रहा था या बाद में कौन चला रहा है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीडीपीओ के नाम पर है, सीडीपीओ लिख करके लेटर हेड पर देगा, तब तो ये नंबर कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये मुझे लिखित में मिल सकते हैं क्योंकि वो मना नहीं। तो जैसे कि प्रवीण जी ने वीआई कंपनी से बात की है, वीआई कंपनी का कहना है कि हमारे पास जो आईडी जमा होती है उसी को हम जानते हैं, उसी को पहचानते हैं, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि साफ तौर पे सीडीपीओ सर की आईडी वहाँ पे जमा है। प्रवीण जी, जब आपकी वीआई कंपनी से बात हुई है फिर आपने क्या किया? देखिए, मैं दोबारा सीडीपीओ सर के पास गई, मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर वीआई वाले तो मुझे पहचानने से मना कर रहे हैं, वो आपका नाम ले रहे हैं कि आपके आईडी पर ये सिम जारी हुए हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया कि वीआई वाले झूठ बोल रहे हैं, आपके पास इस बात का क्या सबूत है, और आपको मुझसे अगर कोई शिकायत है तो आप ऊपर जाकर शिकायत कर सकती हैं। तो सर के ये शब्द कहने के बाद फिर मुझे सीएम पोर्टल पे उनकी मजबूरन शिकायत करनी पड़ी। ये देखिए, मैंने उनकी वीआई की सर की शिकायत सीएम पोर्टल पे की है। सीएम पोर्टल पे शिकायत करने के तुरंत बाद जैसे ही इनके पास वो लेटर प्राप्त हुआ, सुपरवाइज़र द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि प्रवीण ये एप्लीकेशन वापस ले लो, शिकायत वापस ले लो, अधिकारियों से पंगा नहीं लिया करते हैं, कल को आपको दिक्कत हो जाएगी। आपकी बात रोक के एक सवाल यहाँ पे और बन रहा है कि अगर जो ठीक है आपकी नज़र में सीडीपीओ गलत है, लेकिन उनसे ऊपर भी अधिकारी हैं, डीपीओ हैं, डीपीओ से ऊपर डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्ट सीएम पोर्टल पे ही शिकायत की? नहीं, मैंने सीएम पोर्टल के साथ साथ हमारे जो देहरादून के हेड ऑफिस में भी लेटर भेजा है। वो लेटर उन्होंने डीपीओ मैडम के नाम पर भेजा और कहा गया था कि 15 दिन के अंदर इसकी जांच करके इनको जवाब दिया जाए, लेकिन उस बात को भी 2 महीने से ज़्यादा हो गए कि उन्होंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो जब मुझे लगा कि अधिकारी भी मेरी बात नहीं सुन रहे, तब मुझे मजबूरन में सीएम पोर्टल पे शिकायत डालनी पड़ी ताकि मेरी शिकायत की सुनवाई हो सके। और सीएम पोर्टल पे शिकायत डालने के बाद से ही इन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप ये शिकायत वापस ले लो, अधिकारियों से पंगा नहीं लिया करते, कल को आपको जॉब करनी है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको परेशानी हो जाएगी। तो मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा मैडम अगर मैं सही हूँ तो मैं अपनी शिकायत वापस नहीं लूँगी। उसके बाद इन्होंने दूसरी आंगनवाड़ियों से मुझे फ़ोन कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मेरी सास बीमार चल रही थी, उनका ऑपरेशन हुआ था। तो इन लोगों ने मुझे रिश्वत भी देने की कोशिश की आंगनवाड़ियों के थ्रू कि मैडम तुम्हें पैसा देने के लिए कह रही हैं और प्लीज़ वो शिकायत वापस ले लो। मैंने सबको मना कर दिया, मैंने कहा मैं आप कितना भी दबाव बना लो, मैं अपनी शिकायत वापस नहीं लूँगी। तो उसके बाद बीच में मेरी जब सास की तबीयत ख़राब हुई, मैं ऑफिस में अपने सीडीपीओ सर से छुट्टी मांगने गई, क्योंकि हमें 12 वर्षों से साल में 20 छुट्टी मिलती है और हम छुट्टियां लेते हैं और हमें मिलती भी है, लेकिन सीडीपीओ सर ने मुझे साफ साफ छुट्टी देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम हमारी शिकायत कर रही हो, घमंडी हो, पता नहीं किस अकड़ में रहती हो, इसलिए हम तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे और ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है कि मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे ऊंची आवाज़ में मुझे धमकाया और उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी शिकायत कर दूं मैं तुम्हें जेल तक भेज सकता हूं। उन्होंने मुझे जेल तक भेजने की धमकी दी और उस बात की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि सीडीपीओ सर ने मुझे धमकी दी है उस बात के लिए। उसके बाद ये देखिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग उनकी सुना भी सकती हूँ। तो सर फिर आप मुझे जो मैटर का है सर वही बात कीजिएगा। फिर मैं तुमसे पूरी बात करूंगा, फोन बाहर रख जाओ, मैं कसम मत दिखाना यहाँ पर। सर बदतमीजी तो मैं दिखाई नहीं रही हूँ, जो है ना, मैं क्या कर रही हूँ सर? कैसे तुम यार फोन लेके घुस तो रही आप सर कैसे कह रहे हो कि आपकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है? सब चीजें हो रही है। बदतमीजी करोगी तुम तो। सर मैं यहाँ छुट्टी की एप्लीकेशन देने आई थी, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। फोन बंद करो, फोन वो मैटर तो आप छेड़िए ही मत सर। फोन बाहर रख जाओ पहले। जब पीड़ित प्रवीण छुट्टी मांगने गई सास के ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ पर ये कह के बोला गया सीडीपीओ द्वारा कि जेल भिजवा देंगे, महिला हो महिला की तरीके से रहो। प्रवीण जी फिर क्या हुआ? सर एक तो सीडीपीओ सर ने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे धमकाया, उल्टा 2-3 दिन बाद सीडीपीओ सर ने ही मेरे नाम पे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि मैंने अपने अधिकारियों के खिलाफ अभद्रता की है और ऑफिस के साथ कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की है और विभाग की छवि खराब करने की कोशिश की है। तो मैंने सर का वो सवाल लेते हुए उनको बाकायदा स्पष्टीकरण दिया और स्पष्टीकरण में मैंने साफ लिखा कि सर आपके ऑफिस के वीडियो में उस दिन की रिकॉर्डिंग है
और वीडियो भी है कि बदतमीजी किसने किसके साथ की। इसलिए सर ये आपका कारण बताओ नोटिस झूठा है और गलत है। उसके बाद मेरा जवाब लेने के बाद सर जब संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने फिर से मुझे एक लेटर जारी किया कि हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आपको चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है कि भविष्य में अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर तो सही बात उठाओगे तो चेतावनी दी जाएगी। चेतावनी दी जाएगी। यानी कि मेरा जवाब सर को जब मैंने सच लिख दिया, उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने फिर से मुझे नोटिस भेज दिया। फिर उसके बाद सीएम पोर्टल पे हमारी सुपरवाइज़र का ये जवाब देखिए। हमारी सीएम पोर्टल पे हमारी सुपरवाइज़र ने लिखा है कि ये इनका व्यक्तिगत मामला है, इनसे विभाग का कोई लेना देना नहीं है, और अगर परवीन को वीआई कंपनी से कोई शिकायत है तो वीआई कंपनी में जाकर शिकायत करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सुपरवाइज़र ने ये सवाल का जवाब दिया सीएम पोर्टल पे, और दूसरी तरफ एक तरफ वो कह रही है हमारा विभाग से लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ ये लेटर देखिए आप, इसमें सीडीओपी सर की स्टैंप है और सीडीओपी सर द्वारा जारी ये लेटर जारी किया गया है। इसमें बाकायदा मेरा नाम भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी है। कार्यालय विकास परियोजना अधिकारी रुड़की शहर हरिद्वार जी, और ये लेटर दे के सभी आंगनवाड़ी वर्कर को बोला जा रहा है कि आप वीआई ऑफिस जाइए और पोस्ट पेड सिम को प्रीपेड करवा लीजिए। तो मैंने इस पर भी सवाल उठाया सर से कि सर जब आपने कहा था विभाग भुगतान करेगा, अब आप कह रहे हो उसे प्रीपेड करा लीजिए, तो जब प्रीपेड करा के हमें ही सिम चलाना है तो हमारा पहले वाला ठीक तो चल रहा था, फिर आपने हमें ज़बरदस्ती सिम ये क्यों दिलाए? तो उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मैंने कहा सर मैं ये सिम प्रीपेड नहीं कराऊंगी, क्योंकि प्रीपेड कराने के लिए भी आंगनवाड़ी वर्करों से वीआई कंपनी वाले अच्छी खासी रकम, यानी कि उनका जो भी पेंडिंग बिल है वो ले रहे हैं। आंगनवाड़ी बेचारी मजबूरी में भर रही हैं और भरने के बाद बिल उनको दिया भी नहीं जा रहा है। मैंने सर से कहा कि सर मैं करा लूँगी, लेकिन तब अगर पोस्ट पेड कराना ही था, सिम पोर्ट कराना ही था, तो और भी तो कंपनियां थी, एयरटेल थी, जियो है, और भी कंपनियां हैं टेलीकॉम की, वीआई से ही क्यों? देखिए इनकी वीआई से कोई बातचीत हुई होगी, जैसे कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में कोई समझौता होता है कि हमें कोई कंपनी शुरू करनी है या कोई फ़ायदे का काम होता है, तो इनका वीआई कंपनी से कोई समझौता हुआ है जिसके आधार पे इन्होंने वीआई का ही लेने के लिए कहा। हमें किसी को भी ये नहीं कहा कि आप दूसरा सिम भी ले सकते हो। इन्होंने कहा जो व्यक्ति हम भेजेंगे, जो वो सिम देगा आपको वही लेने पड़ेंगे। इस वजह से हमें मजबूरी में वीआई के लेने पड़े, क्योंकि इन्होंने भेजा ही वीआई कंपनी वालों को है। और उसके बाद अब देखिए, एक तरफ इन्होंने बोला कि हम आपको जानते नहीं हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, दूसरी तरफ सीडीपीओ सर बाल विकास परियोजना अधिकारी खुद अपनी स्टैंप लगा हुआ लेटर दे रहे हैं, इसमें मेरा नाम है, फ़ोन नंबर है। वो मुझे जानते नहीं है तो मेरा नाम और फ़ोन नंबर लिख के लिस्ट क्यों दे रहे हैं मुझे? कह रहे हैं कि आप वीआई ऑफिस जाके इसे पोस्ट पेड से प्रीपेड करा लीजिए। मैंने मना कर दिया। आज तक की तारीख में भी मैंने अपना सिम प्रीपेड नहीं कराया है। बाकी सभी आंगनवाड़ी वर्करों पे दबाव बना के उनको भेज दिया गया है। लड़कियों ने किसी ने तो सिम इस्तेमाल भी नहीं किया है, उसके बावजूद भी उनका बिल आया है, और उन लड़कियों ने वो बिल जमा किया है क्योंकि विभागीय आदेश है कि भाई आपको प्रीपेड कराने पड़ेंगे। तो उन्होंने कराया है, भुगतान भी किया है, वो परेशान हुई है, लेकिन आवाज़ नहीं उठा रही है, इसका मुझे बहुत दुख है। उसके बाद अब आप देखिए ये इनकी कारस्तानी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आरटीआई भेजी, जब सीडीपीओ सर के स्तर से मुझे लगा मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये मेरी शिकायत नहीं सुन रहे हैं, मैंने हमारे हेड ऑफिस देहरादून में आरटीआई भेजी। इनके पास आरटीआई, अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला है। अभी 6 तारीख में मुझे रोशनाबाद बुलाया गया था, उन्होंने अगली डेट मुझे दी है, मुझे वहाँ जाना है। मेरी एक शिकायत करने पर मेरे सुपरवाइज़र और मेरे सीडीपीओ इस कदर मुझसे खिंचे हुए हैं कि वो हर लेवल तक नीचे गिर के मुझे परेशान करने पे उतारू हैं। हमारी सुपरवाइज़र जो है वो कास्ट वाइज, नाम है सुपरवाइजर का? जी, हमारी सुपरवाइज़र का नाम है योगेश राठौर। हमारे ऑफिस में 1-2 मैडम ऐसी हैं जो वो अपने आप को बड़ी कास्ट की समझती हैं। तो जब से उन्हें ये पता लगा, एक तो मैंने उनकी शिकायत कर दी है, ऊपर से मैं उनकी नज़रों में मैं छोटी कास्ट की हूँ, तो वो मेरे साथ बेहूदगी से पेश आती हैं। जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ मैं नमस्ते करती हूँ, मेरी नमस्ते नहीं लेती हैं। जब मैं बोलती हूँ तो कहते हैं हम आप जैसे कि मुंह नहीं लगना चाहते हैं। मेरी सुपरवाइज़र है, मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, वो मुझे कहते हैं हम आप जैसे कि मुंह नहीं लगना चाहते हैं, हम तो आपके नमस्ते भी नहीं लेते हैं। मैंने कहा मैडम ये मेरे संस्कार है, मुझे नमस्ते करनी है, मैं नमस्ते करूँगी, ये आपके संस्कार है, आप ना लें। और जब भी वो मुझसे बात करती हैं हमेशा मुझे ये टोंट मारती है, मैडम मैं ख़ानदानी हूँ, संस्कारी हूँ, आप जैसी नहीं हूँ। आप इसका मतलब समझते हैं? वो मुझे बार बार ऑफिस का काम छोड़कर वो हर बार इस बात पे आ जाते हैं कि मैं ख़ानदानी हूँ, मैं संस्कारी हूँ, आप जैसी नहीं हूँ, उठाई गिर नहीं हूँ।
इसका मतलब वो मुझे ये इस तरह से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश आप करते हैं। संस्कारी नहीं है। जी, मैंने उनसे कहा कि मैडम मैं संस्कारी नहीं हूँ या आप खानदानी हो तो मैं आपसे कोई भीख तो नहीं मांग रही हूँ, या मैं उठाए घर की हूँ तो आपसे मदद तो नहीं मांग रही हूँ। मैडम ने तू तड़ाक से मेरे साथ बदतमीजी करके कहा कि तू मांग ले भीख, तू मांग ले। एक सुपरवाइज़र को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ। मैं एम्प्लॉय हूँ विभाग की, मेरी कास्ट से विभाग को या अधिकारियों को उससे लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जब से मैंने शिकायत की है मेरे साथ बेहूदगी की जाती है। दूसरी बात, हमारे विभाग द्वारा नगर निगम में हमारी हर साल ड्यूटी लगती है चुनाव में, इस बार भी लगी। खुद ही हमारा डिपार्टमेंट हमारी ड्यूटी नगर निगम में लगवाता है, उसके बावजूद हमारे सीडीपीओ और सुपरवाइज़र मैडम हमें ये कहती है कि आपको सैलरी नगर निगम नहीं दे रहा है, हम दे रहे हैं, इसलिए पहला काम हमारा होगा, उनका नहीं। ये तो एक तरह की परेशान करने वाली बात हुई ना। खुद ही हमारी ड्यूटी लगवाती है नगर निगम में और फिर हमें नगर निगम का काम करने से रोकती भी हैं। अभी 15 दिन नगर निगम नगर निकाय चुनाव के लिए हमारी ड्यूटी लगी थी। उन 15 दिनों में मेरा काम रोकने के लिए सुपरवाइज़र, डीपीओ मैम लगातार मेरे केंद्रों पे छापे मारने आई हैं। काम के लिए ड्यूटी लगी थी आपकी नगर निगम? देखिए, नगर निगम के वो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए हमारी जनगणना में सर्वे करना था फील्ड के लिए, तो उसके लिए हमारी 15 से 29 जून तक की ड्यूटी लगी थी। विभाग को पता था कि इनकी नियुक्ति नगर निगम में हुई है, उसके बावजूद भी जानबूझ के ये रिपोर्ट जमा करो, ये जमा करो, आज यहाँ केंद्र पे आओ, केंद्र की चेकिंग हो रही है। डीपीओ मैडम तक मेरे केंद्र पे आई हैं उस समय के दौरान। केंद्र में आपके बच्चे तो दिख नहीं रहे हैं, फिर चेकिंग किस बात की? सर, मैं यही तो नहीं समझ पा रही हूँ। विभाग को जानकारी है कि इस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ती केंद्र पर नहीं बैठ सकती हैं, तो फिर वो किस बिना पे यहाँ पे आके उन्होंने 15 दिन में 3-4 बार मेरा काम रोका है। मुझे बाकायदा फील्ड से फ़ोन कर करके बुलाया कि नगर निगम का काम छोड़ो, पहले यहाँ आओ। मैंने उनको बोला भी कि मैडम मेरी नगर निगम में ड्यूटी है, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो तुरंत ये बोला गया कि आपको सैलरी हमारा विभाग दे रहा है, नगर निगम नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि मेरी सुपरवाइज़र ने, जब मेरे से उनसे बहस हुई, उन्होंने यहाँ तक बोला है नगर निगम का कहना आप मानोगी, मैं नहीं मानूंगी। मैं नगर निगम को कुछ नहीं मानती और ना मैं नगर निगम वालों को जानती हूँ। अब तो करो हो गई, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की, तब हार के मुझे मीडिया का भी सहारा लेना पड़ा। ये देखिए, मैंने जब मीडिया वालों को ये सच बताया, उन्होंने इसकी खोजबीन की, उन्हें वाकई में लगा कि ये बात सच है, मेरे साथ गलत हुआ है। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से लेख में छापा भी है, जिसकी वजह से ये आम लोगों तक थोड़ा पहुंचा है। लेकिन मेरी सुनवाई अभी भी नहीं हुई है। ये देखिए, 2-3 बार लेख छपे हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी किसी चीज़ से नहीं डर रहे हैं। तो हार के मुझे फिर जब मीडिया के बाद भी जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, तब मैंने आपसे संपर्क किया। मुझे लगा कि अगर मैं सही हूँ तो मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए किसी व्यक्ति को सामने